पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर हमने सबने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनके चित्र के पुष्पांजलि अर्पित की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के आज़ादी से लेकर के 1964 तक लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले आज़ादी की लड़ाई में लगभग 9 वर्ष तक वो जेल में भी रहे। काफ़ी अच्छे ख़ानदान से, धनाढ़ परिवार से होने के बावजूद भी देश की आज़ादी में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, जेलों की परवाह नहीं की और आज़ादी दिलाई। और आज़ादी के बाद में पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सन 1947 में शपथ ली और उसके बाद में 64 तक, जब तक जिए तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और आप जो देख सकते हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स जैसी संस्थानें हों, डैम हों, चाहे कल कारखाने हों, उद्योग धंधे हों, नीतियां बनाने की बात हो, शिक्षा नीति की बात है, प्लानिंग कमीशन की बात है, तमाम देश में जो आज चल रहा है उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है। और मैं समझता हूं कि आज की वर्तमान सरकार और मोदी सरकार, मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा कोसने का काम इसलिए करते हैं कि उनकी छवि कैसे धूमिल हो। और उन्होंने, मोदी जी ने कोई काम नहीं किए लेकिन उनकी छवि उनसे बेहतर कैसे हो इसमें लगे रहते हैं। उनके लिए अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानती है कि पंडित नेहरू का इस भारत के आज़ादी के बाद के भारत को निर्माण करने में, जो स्वर्णिम भारत हम जिसको कहते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लोकतंत्र जिंदा रखा, मजबूत किया लोकतंत्र को। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि गाँव में जो लोग बसते हैं उनकी सुविधाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य होने चाहिए, तो उसके लिए पंचायती राज की स्थापना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। मैं समझता हूँ कि आज ऐसी महान व्यक्तित्व के धनी को हम सब लोग सत सत नमन करते हैं, उनसे हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को उन्होंने हमेशा मजबूत किया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में उनकी पूरी छवि पूरे देश और दुनिया में बनाने का काम किया। उन्होंने हमेशा दूसरे देशों से तटस्थ रहने की भूमिका अपने आप में बनाई और अपने देश के जो आज हम जो नींव इस भारत की है उस पूरे के पूरे हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पॉलिसीज बनाने का काम हो, उनकी नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इसलिए आज हम सब लोग पूरे देश में सभी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने तो देश का अपमान किया है। देश की सेना को ये कह करके हमने खुली छुट्टी दे दी और उनके हाथ बांध दिए। देश की सेना के शौर्य और पराक्रम के पीछे छुप करके वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका बीच में पंचायती कर गया, अमेरिका के कहने से सीज फायर कर दिया और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगे का शान, स्वाभिमान उनको रखना था। तो जो लोकसभा में अमित शाह जी बोलते थे कि पंडित नेहरू ने सीज फायर नहीं किया होता तो 3 दिन के अंदर अंदर पीओके हमारा हो जाता, तो आज तो सीज फायर खुद नहीं किया उन्होंने, दूसरे ने थोड़ी किया। अब दूसरे को कैसे, आप पुरानी बातों में जा रहे हो और खुद के लिए करने का जब वक्त आया और हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं आतंकवादियों के हाथों और उसके बाद में आप चुनावी भाषण दे रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो, नसों में खून नहीं है, सिंदूर बह रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हो, रोटी खाओ नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। तो गोली का वक्त आया और हमारी सेना, तीनों सेनाएं तैयार थी। उस वक्त आप अमेरिका के सामने बिल्कुल असहाय नज़र आए और आपने सीज फायर करने का निर्णय ले लिया। तो आज किस मुंह से आप कह रहे हो कि तिरंगा यात्रा निकालो? तिरंगा यात्रा जब युद्ध चल रहा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने निकाली। सेना का मनोबल ऊपर रहे, सेना के शौर्य को हम सल्यूट करें। आज
जय हिंद सभा कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में जो कार्यक्रम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि सेना के शौर्य को सैल्यूट है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी जय हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान की जय हो, भारत की जय हो, भारत के वासियों की जय हो, सेना की जय हो, सेना के पराक्रम की जय हो, वीरांगनाओं की जय हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे उन सब लोगों को प्रणाम करने का एक इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती जो कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा के माध्यम से किया है। अब की बार इन्होंने जो खेला किया है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के खिलाफ आज देश का प्रधानमंत्री ये कह ही नहीं पा रहा है कि ट्रंप बार बार ट्वीट क्यों कर रहा है। वो कह रहा है मैंने मध्यस्थता कराई, कभी व्यापार की बात करके कर रहा है, कभी कुछ दूसरी बातें कर रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो कहते थे कि मेरे खून में मनी है। कभी अमेरिका में प्रधानमंत्री बनने के बाद में जाकर के कहते हैं कि मैं तो व्यापारी हूँ, गुजरात का आदमी व्यापारी होता है। तो जब व्यापारी होता है और मनी उसके खून में है तो फिर ये जो ट्रंप की मध्यस्थता कर करके उन्होंने व्यापार के नाम से इस सीज फायर किया है, मैं समझता हूँ कि उन्हीं की बातों से बल मिलता है कि वास्तव में उन्होंने ट्रंप के दबाव में आकर के ये सीज फायर किया गया है। तो इसलिए पूरा देश जवाब चाहता है, पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि आप बताइए कि ऐसी क्या नौबत आई कि आपको बीच में सीज फायर करना पड़ा। और जो आप लोकसभा में कहते थे कि पीओके हमारा है, लेके रहेंगे, मैं एक नहीं आपको 20 उदाहरण बता दूं। जब रक्षा मंत्री जी का बयान पढ़ लीजिए, आप गृह मंत्री जी का बयान पढ़ लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बयान देख लीजिए, वो बार बार एक ही बात कहते थे, पीओके लेके रहेंगे, पीओके हमारा है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब की बार ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे। तो जब ऐसा सबक सिखाने का मौका है तो सीज फायर अमेरिका की चौधराहट से क्यों हुआ, और इसके लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला करके पूरे देश के लोग, हम सब कांग्रेस या विपक्षी तमाम पार्टियां जब उनके साथ खड़ी थी तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय, अकेला निर्णय कर करके देश को अंधकार में क्यों रखा। वास्तविकता क्या है उसको बताने में उनको क्या दिक्कत है, वो तो बता नहीं रहे हैं। और अब चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे हैं, सेना के शौर्य के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो पूरी देश के लोग समझ चुके हैं। अब ऐसा कभी भी उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो दोबारा सत्ता में आए। सारी राम भरोसे चल रही है भाई साहब, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। माफिया सब हावी हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, चाहे सफाई में हो रही हैं, पीट पीट के लोग मार रहे हैं, बजरी माफिया हावी हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब आप ऐसा ही भर्ती का ले लीजिए कि आज 1.5 साल से साहब सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। ऐसा वातावरण बनाया था कि 400 500 सब लोग फर्जी हैं, सब कुछ पेपर आउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। कल हाईकोर्ट में जाकर के कहते हैं कि 55 जो है अपराधी हैं, बाकी अपराधी नहीं हैं। तो अब आप समझिए कि एक चुनाव जीतने के लिए इन्होंने जो माहौल बनाया वो छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया। आज भी राजस्थान की जनता वास्तविकता जानना चाहती है कि आप ये भर्ती निरस्त करोगे या नहीं करोगे। नहीं करोगे तो जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग पूरी करके हैं उनको नियुक्ति कब दोगे, और निरस्त करोगे तो कब एग्ज़ाम कराओगे, और जो सही तरीके से लगे हैं उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था होगी, क्या सरकार निर्णय लेगी, और नई भर्ती आप कब निकालोगे। सारी चीज़ें हैं। एक मतलब बंद डिब्बे में कर कर के कुंडली मार के बैठ गए कि हमको तो कोई निर्णय करना ही नहीं है, क्योंकि पर्ची हमारी इस निर्णय के लिए आई नहीं ऊपर से, और जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आ जाती है तब तक ये कोई निर्णय लेते नहीं है। तो मेरे समझ से परे है कि इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी जो है वो कभी दिल्ली घूम रहे हैं, कभी देवदर्शन यात्रा पे निकल जाते हैं, कभी कमरों में, एसी कमरों में बैठ कर के और डिपार्टमेंट की रिव्यू के नाम से अपना समय पास कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, जनता को क्या मिल रहा है, नौजवानों को क्या मिल रहा है, किसान को क्या मिल रहा है, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गर्मियों में पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो स्थितियाँ हैं इसके बारे में तो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। पूरी ब्यूरोक्रेसी आई है, मर्जी है जैसे घपले कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, पूरा तांडव नृत्य है। नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी दोनों हाथों से लूट खसोट करने में ब्यूरोक्रेसी के लोग और बीजेपी के नेता लगे हुए हैं, लेकिन इनके कान पे जू ही नहीं रह रही है। इनको तो अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ
कि इस जैसी इतनी मतलब निष्क्रिय, निर्लज और निकम्मी सरकार आज तक कभी आई नहीं। बहुत सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं, लेकिन इतना अनिर्णय की स्थिति देश के इतिहास में ही कभी नहीं रही कि इतने अनिर्णय की स्थिति हो। 1.5 साल में ये तय नहीं कर पाए कि भर्ती होगी कि नहीं होगी और ये निरस्त होगी कि नहीं होगी, दूसरी भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी। ये कह रहे हैं 1 लाख को नौकरी दे देंगे। अरे जिनको नौकरी दी हुई है उनके बारे में तो निर्णय नहीं कर पा रहे हो आप किसकी नौकरी दे दोगे? जो कांग्रेस सरकार के समय जो विज्ञप्तियां थी उसके अलावा कितनी की दी है इन्होंने? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। तो ये इनके मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। ये तो कोई हमने कानून बनाया था कि कोई शिविर में नहीं उतरे। कांग्रेस सरकार के समय मशीनें खरीदी गई थी, सब कुछ हुआ था, इन्होंने तो डंप कर दिया वो सारा का सारा। ये तो समीक्षा में लगे हुए हैं, 800 कामों की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करते करते आज 1.5 साल तो हो गए, इनका तो कोई रिजल्ट आया नहीं। परिसीमन के नाम से घपलेबाजी कर रहे हैं, पूरे के पूरी तरीके से संवैधानिक और कानून की अवहेलना कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने आप देखो पहली बार किसी सरकार के परिसीमन के ऊपर सवाल उठा करके इतनी सैकड़ों रिट याचिकाओं को एडमिट करते हुए इनको भिजवाया कि आप इसके ऊपर निर्णय कीजिए, उससे पहले कोई आपका आप काम नहीं करेंगे। आज तक कभी परिसीमन के ऊपर कभी स्टे नहीं आया किसी तरीके से। एक आधा कोई निर्णय हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी ऐसे नहीं आया। यहाँ तो बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से जो है वो कांग्रेस के लोगों को कैसे चुनाव जीत करके नहीं आए हैं और बीजेपी भी जीत करके आ गए, साथ ही जातिवादी आधार से बढ़ावा देते हुए ये परिसीमन की रूपरेखा जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक संविधान के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। इनको सोच समझ के करना। मुख्यमंत्री जी का तो कोई बयान ही नहीं आता है। जो हारे हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, आज की तारीख में हारे हुए लोग हैं, वो परिसीमन कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी आज किस पोस्ट में आप बताइए? और पूरे अधिकारियों के पास में उनके सिग्नेचर से जाता है कि इस गांव को काट दो, इस पंचायत को इधर कर दो, इसकी पंचायत समिति खत्म कर दो, इसका जिला परिषद के वार्डों का ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो ये क्या तांडव नृत्य चल रहा है, मेरे समझ से परे है। ये राजस्थान की जनता देख रही है, समय आने पर इनको सबक सिखाएगी। नहीं देखिए, ये तो सवाल देश तो जानना चाहता ही है ना। सरकार को बताना चाहिए कि इतने लोगों ने जान गंवाई है, इन 26 लोगों को क्या पैकेज सरकार दे रही है, इनकी वीरांगनाओं को किस प्रकार से मदद करेगी, वो जो आतंकवादी हैं वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, उन किसका हाथ था। आपने जो भी हमने किया वो सेना ने अच्छा किया, बट आपने सीज फायर करके किस विषय के ऊपर किया? आप दोबारा आतंकवादी नहीं आएंगे क्या, इस बात की गारंटी ली गई है क्या? दोबारा एक भी भारतीय की मौत इस तरीके से आतंकवादियों के हाथों से नहीं होगी क्या? इस तरीके की बातें की हैं या नहीं की हैं? ये पूरा सर्वदलीय बैठक बुला करके देश के सामने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को रखना चाहिए। यही तो हमारी डिमांड है, और क्या डिमांड है? हम तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को संविधान बचाओ रैली इसीलिए आयोजित करनी पड़ रही है, जनता को जागरूक करना पड़ रहा है कि ये संविधान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और मनमर्जी कभी हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। मैं तो ऐसी बातें मानता नहीं, मैं तो ऐसी बातें मानता नहीं। तो वो तो अब वो कराने वाले जाने, जिसके हाथ में चाबी आ जाती है वो क्या कराए क्या नहीं कराए, कभी गेट बदले, कभी टोना टोट के कराए। अब वो भवन का तो कराएं, खुद का नहीं कराने लग जाएं। मैं तो ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा रखता नहीं हूँ। गवर्नर मीणा को काफ़ी देर बाद सस्पेंड किया। देखिए, ये तो तुरंत 24 घंटे में ही कर देना चाहिए था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी पता नहीं क्यों किसके दबाव में हैं, कहाँ से उनके पास में पर्ची आती है, क्या होता है, पर्ची आई नहीं, देरी से निर्णय किया। ये हमारे सब के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए हमारी विधानसभा की परंपराएं ये रही हैं कि निर्विरोध हम लोग सब विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष जो ही चुना जाता है वो पार्टी के पद से त्यागपत्र दे देता है। मैं कल सुमित्रा सिंह जी से मिलने गया था,
तो उन्होंने कहा भाई हमने जो ही विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे, हमने जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी रही, मेरी बीजेपी, उन्होंने कहा मेरी बीजेपी रही थी, मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था और निष्पक्षता के साथ में नियम, प्रक्रिया, परंपरा उसके मुताबिक विधानसभा हम चलाते हैं। तो हम भी अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी उन्हीं नियम, परंपराओं और नियमों की पालना करेंगे। इसमें जो समय लगाया गया ये हमारे सब के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी परंपराओं के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, फैसला हो गया, चुनाव होगा, चुनाव आयोग जब भी डेट डिक्लेयर करेगा, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी।